सेठ मुंगीलाल अपने दफ्तर में बैठे फाइलों में खोए हुए थे। तभी फोन की घंटी बजने से उनका ध्यान टूट गया। फोन उनके सेक्रेटरी का था। उसने बताया कि सुनीता नाम की एक औरत आपसे मिलना चाहती है। वह अपने आप को दफ्तर के स्टाफ रह चुके रमेश की विधवा बताती है। सेठ मुंगीलाल ने कुछ पल सोचकर कहा, उसे अंदर भेज दो। सेक्रेटरी ने सुनीता को सेठ के केबिन में भेज दिया। सेठ मुंगीलाल अपने काम में बिजी थे कि तभी एक मीठी सी आवाज से वे चौंक पड़े। दरवाजे पर सुनीता खड़ी थी। उसने अंदर आने की इजाजत मांगी। सेठ उसे भौंचक देखते रह गए। सुनीता की न केवल आवाज मीठी थी, बल्कि उसकी कदकाठी, रंग रूप, सलीका सभी अव्वल दर्जे का था। सेठ मुंगीलाल ने सुनीता को बैठने को कहा और आने की वजह पूछी। सुनीता ने उदास सूरत बनाकर कहा, मेरे पति आपकी कंपनी में काम करते थे। मैं उनकी विधवा हूँ। मेरी रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर कुछ काम मिल जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। सेठ मुंगीलाल ने साफ मना कर दिया। सुनीता मिन्नतें करने लगी कि वह कोई भी काम कर लेगी। सेठ ने पूछा, कहाँ तक पढ़ी हो? यह सुनकर सुनीता ने अपना सिर झुका लिया। सेठ मुंगीलाल ने कहा, मेरा काम सर्राफ का है, जिसमें हर रोज करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम्हें कहाँ काम दूं। खैर, तुम कल आना, मैं कोई न कोई इंतजाम कर दूंगा। सुनीता दूसरे दिन सेठ मुंगीलाल के दफ्तर में आई तो और ज्यादा कहर बरपा रही थी। सभी उसे ही देख रहे थे। सेठ भी उसे देखते रह गए। सुनीता को सेठ मुंगीलाल ने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी दे दी और उसे मॉडर्न ड्रेस पहनने को कहा। सुनीता अगले दिन से ही मिनी स्कर्ट, टी शर्ट, जीन्स और खुले बालों में आने लगी। देखते ही देखते वह दफ्तर में छा गई। सुनीता ने अपनी अदाओं और बर्ताव से जल्दी ही सेठ मुंगीलाल का दिल जीत लिया। उसका ज्यादातर समय सेठ के साथ ही गुजरने लगा और कब दोनों की नजदीकियां जिस्मानी रिश्ते में बदल गईं, पता नहीं चला। सुनीता तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह सेठ मुंगीलाल के कई राज भी जान गई थी। वह सेठ के साथ शहर से बाहर भी जाने लगी थी। सेठ मुंगीलाल का एक बेटा था। उसका नाम राजीव था। वह अमेरिका में ज्वेलरी डिजाइन का कोर्स कर रहा था। अब वह भारत लौट रहा था। सेठ ने सुनीता से कहा, आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए तुम मेरे बेटे राजीव को लेने एयरपोर्ट चली जाओ। सुनीता जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंची, पर उसने राजीव को कभी देखा नहीं था, इसलिए वह एक तख्ती लेकर रिसेप्शन काउंटर पर जाकर खड़ी हो गई। राजीव उस तख्ती को देखकर सुनीता के पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। सुनीता ने उसका स्वागत किया और अपना परिचय दिया। उसने राजीव का सामान गाड़ी में रखवाया और उसके साथ घर चल दी। राजीव खुद बड़ा स्मार्ट था। वह भी सुनीता की खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। सुनीता का भी यही हाले दिल था। घर पहुंचकर राजीव ने सुनीता से कल दफ्तर में मुलाकात होने की बात कही। अगले दिन राजीव दफ्तर पहुंचा तो सारे स्टाफ ने उसे घेर लिया। राजीव भी उनसे गर्मजोशी से मिल रहा था, पर उसकी आंखें तो किसी और को खोज रही थीं, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रही थी। राजीव बुझे मन से अपने केबिन में चला गया। तभी उसे एक झटका सा लगा। सुनीता राजीव के केबिन में ही थी। वह सुनीता से न केवल गर्मजोशी से मिला, बल्कि उसके गालों को चूम भी लिया। आज भी सुनीता गजब की लग रही थी। उसने राजीव के चूमने का बुरा नहीं माना। इसी बीच राजीव के पिता वहां आ गए। उन्होंने सुनीता से कहा, तुम मेरे बेटे को कंपनी के बारे में सारी जानकारी दे दो। सुनीता ने हाँ में जवाब दिया। सेठ ने आगे कहा, सुनीत, आज से मैं तुम्हारी टेबल भी राजीव के केबिन में लगवा देता हूँ, ताकि राजीव को कोई दिक्कत न हो। इस तरह सुनीता का अब ज्यादातर समय राजीव के साथ ही गुजरने लगा। इस वजह से उन दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगीं। आखिरकार एक दिन राजीव ने ही पहल कर दी और बोला, सुनीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या हम एक नहीं हो सकते? सुनीता यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई, पर जाहिर नहीं किया। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोली, राजीव, तुम शायद मेरी हकीकत नहीं जानते हो। मैं एक विधवा हूँ और तुमसे उम्र में भी 4 से 5 साल बड़ी हूँ। यह कैसे मुमकिन है? राजीव ने कहा, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। मैं अपने दिल की बात सुनता हूँ।
मैं तुम्हें चाहता हूँ। इतना कहकर राजीव अचानक उठा और सुनीता को अपनी बाहों में भर लिया। सुनीता ने भी अपनी रजामंदी दे दी। राजीव और सुनीता अब खूब प्यार करते थे, बाहर खुलकर, दफ्तर में छिपकर। राजीव सुनीता पर बड़ा भरोसा करने लगा था। उसने भी सुनीता को अपना राजदार बना लिया था। इस तरह कुछ ही दिनों में सुनीता ने कंपनी के मालिक और उसके बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लिया। सुनीता ने अपने जिस्म का पासा ऐसा फेंका जिसमें बाप बेटे दोनों उलझ गए। सुनीता ने सेठ के घर पर भी अपना सिक्का जमा लिया था। उसने सेठ जी की पत्नी व नौकरों पर भी अपना जादू चला दिया। वह अपने हुस्न के साथ साथ अपनी जबान का भी जादू चलाती थी। एक दिन राजीव ने सुनीता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुनीता बोली, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर सेठ जी ने तो तुम्हारे लिए किसी अमीर घराने की लड़की पसंद की है। वे हमारी शादी नहीं होने देंगे। राजीव बोला, हम भागकर शादी कर लेंगे। सुनीता ने जवाब दिया, भागकर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? सेठ जी शायद तुम्हें अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दें। सुनीता की बातें सुनकर राजीव चौंक पड़ा। वह सोचने लगा, क्या पिताजी इस हद तक नीचे गिर सकते हैं? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पिछले 2 साल से सेठ जी के साथ हूँ। जहाँ तक मैं जान पाई हूँ, सेठ जी को अपनी दौलत और समाज में इज्जत बहुत प्यारी है। क्यों न ऐसा तरीका निकाला जाए कि सेठ जी जायदाद से बेदखल न कर पाएं? राजीव ने पूछा, वह कैसे? सुनीता ने बताया, क्यों न सेठ जी के दस्तखत किसी तरह जायदाद के कागजात पर करा लिए जाएं। राजीव बोला, यह कैसे मुमकिन है? पिताजी कागजात नहीं पढ़ेंगे क्या? सुनीता बोली, सेठ जी मुझ पर काफी भरोसा करते हैं। दस्तखत कराने की जिम्मेदारी मेरी है। कुछ दिनों के बाद सुनीता सेठ जी के केबिन में पहुंची तो उन्होंने पूछा, बड़े दिन बाद आई हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? सुनीता ने कहा, दफ्तर में काफी काम था, आज भी मैं आपके पास काम से ही आई हूँ। कुछ जरूरी फाइलों पर आपके दस्तखत लेने हैं। सेठ बुझे मन से बिना पढ़े ही फाइलों पर दस्तखत करने लगे। सुनीता ने जायदाद वाली फाइल पर भी उनसे दस्तखत करा लिए। सेठ जी ने सुनीता से कहा, कुछ देर बैठ भी जाओ मेरी जान। फिर उससे पूछा, सुना है कि तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो। यह सुनकर सुनीता चौंक पड़ी, पर कुछ नहीं बोली। सेठ जी ने बताया, राजीव की शादी एक रईस घराने में तय कर दी गई है, तुम रास्ते से हट जाओ। सुनीता ने कहा, सेठ जी, मैं अपनी सीमा जानती हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मैं आपकी नजरों में गिर जाऊं। वैसे सुनीता ने एक शक का बीज यह कहकर बो दिया कि शायद राजीव ने विदेश में किसी गोरी मेम से शादी कर रखी है। सेठ जी सुनीता की बातों से चौंक पड़े। यह उनके लिए नई जानकारी थी। उन्होंने सुनीता को राजीव से जुड़ी हर बात की जानकारी देने को कहा। सुनीता ने अपनी दस्तखत कराने की योजना की कामयाबी की जानकारी राजीव को दी। वह खुशी से झूम उठा। राजीव ने उससे कहा, डार्लिंग, मैंने कई बार ज्वेलरी डिजाइन की है। इन डिजाइनों की कीमत बाजार में करोड़ों रुपए है। मैं इसके बारे में अपने पिताजी को बताने वाला था, पर अब मैं इस बारे में उनसे कोई बात नहीं करूंगा। सुनीता ने जब ज्वेलरी डिजाइन के बारे में सुना तो वह चौंक पड़ी। उसने मन ही मन एक योजना बना डाली। एक दिन सुनीता सेठ जी के केबिन में बैठी थी, तब उसने चर्चा छेड़ते हुए कहा, राजीव जी के पास लेटेस्ट डिजाइन की हुई ज्वेलरी है जिसकी बाजार में बहुत ज्यादा कीमत है। आपका बेटा तो हीरा है। यह सुनकर सेठ जी चौंक पड़े और बोले, मुझे तो इस बारे में तुमसे ही पता चला है, क्या पूरी बात बताओगी? सुनीता ने कहा, शायद राजीव जी आपसे खफा होंगे, इसलिए उन्होंने इस सिलसिले में आपसे बात नहीं की। सुनीता ने चालाकी से सेठ जी के दिमाग में यह कहकर शक का बीज बो दिया कि शायद राजीव अपना कारोबार खुद करेंगे। सेठ चिंतित हो गए। वे बोले, अगर ऐसा हुआ तो हमारी बाजार में साख गिर जाएगी, इसे रोकना होगा। सुनीता ने कहा, सेठ जी, अगर डिजाइन ही नहीं रहेगा तो वे खाक कारोबार कर पाएंगे। सेठ जी ने पूछा, तुम क्या पहेलियां बुझा रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, अगर वह डिजाइन किसी तरह आपके नाम हो जाए तो आप राजीव को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं।
यह होगा कैसे? सेठ जी ने पूछा। सुनीता बोली, मैं करूंगी यह काम। राजीव जी मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उनसे दस्तखत ले लूंगी। सेठ जी ने कहा, अगर तुम ऐसा कर दोगी तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। सुनीता ने यहाँ भी पुराना तरीका अपनाया जो उसने सेठ जी के खिलाफ अपनाया था। राजीव से फाइलों पर दस्तखत लेने के दौरान ज्वेलरी राइट के ट्रांसफर पर भी दस्तखत करा लिए। सेठ चूंकि सोने के कारोबारी थे, इसलिए काफी मात्रा में सोना व काले धन अपने घर के तहखाने में ही रखते थे, जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। पर बुढ़ापे का प्यार बड़ा नशीला होता है, लिहाजा उन्होंने सुनीता को इस बारे में बता दिया था। इस तरह कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन राजीव ने अनीता से कहा, अगले सोमवार को हम कोर्ट में शादी कर लेंगे, तुम ठीक 9 बजे आ जाना। सुनीता ने भी कहा, मैं दफ्तर से छुट्टी ले लेती हूँ ताकि किसी को शक न हो। फिर सुनीता सेठ जी के पास गई, उन्हें बताया, सोमवार को राजीव कोर्ट में किसी विदेशी लड़की से शादी करने जा रहा है, मुझे उसने गवाह बनने को बुलाया है। सेठ जी गुस्से से आग बबूला हो गए। तब सुनीता ने सेठ जी को शांत करते हुए कहा, कोर्ट पहुंचकर आप राजीव को एक किनारे ले जाकर समझाएं, शायद वह मान जाए। आप अभी हो हल्ला मचाएं, आपकी ही बदनामी होगी। सेठ जी ने सुनीता से कहा, तुम सही बोलती हो। सोमवार को राजीव कोर्ट पहुंच गया और उसका का इंतजार करने लगा। तभी उसके सामने एक गाड़ी रुकी, जिसमें अपने पिताजी को देखकर वह चौंक पड़ा। सेठ जी ने राजीव को एक कोने में ले जाकर समझाया, क्यों तुम अपनी खानदान की इज्जत उछाल रहे हो, वह भी 2 कौड़ी की गोरी मेम के लिए। यह सुनकर राजीव हंस पड़ा और बोला, क्यों नाटक कर रहे हैं आप? मैं किसी गोरी मेम से नहीं, बल्कि सुनीता से शादी करने वाला हूँ। पता नहीं वह अभी तक क्यों नहीं आई। सुनीता का नाम सुनकर अब चौंकने की बारी सेठ जी की थी। उन्होंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? सुनीता ने मुझे बताया है कि तुम आज एक गोरी मेम से शादी कर रहे हो, जिसके साथ तुम विदेश में रहते थे। राजीव ने झुंझलाते हुए कहा, आप क्यों सुनीता को बीच में घसीट रहे हैं? मैं उसी से शादी कर रहा हूँ। सेठ जी को अब माजरा समझ में आने लगा कि सुनीता बाप बेटों के साथ डबल गेम खेल रही है। उन्होंने राजीव को समझाते हुए कहा, बेटे राजीव, वह हमारे बीच फूट डालकर जरूर कोई गहरी साजिश रच रही है। अब वह यहाँ कभी नहीं आएगी। राजीव को भी अपने पिता की बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सुनीता के घर पर मोबाइल फोन का नंबर मिलाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। दोनों सीधे दफ्तर गए तो पता चला कि सुनीता ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों सोचने लगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कुछ दिनों के बाद जब सेठ जी को कुछ सोने और पैसों की जरूरत हुई तो वे अपने तहखाने में गए। तहखाना देखकर वे सन्न रह गए, क्योंकि उसमें रखा करोड़ों रुपए का सोना और नकदी गायब हो चुकी थी। सेठ जी के तो होश ही उड़ गए। वे तो थाने में शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकते थे, क्योंकि वे खुद टैक्स के लफड़े में फंस सकते थे। सेठ जी ने यह सब अपने बेटे राजीव को बताया। राजीव ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ डिजाइन के कॉपीराइट्स है, उन्हें बेचने पर काफी पैसे मिलेंगे। पर यह क्या? राजीव जब शहर बेचने गया तो पता चला कि वे तो 12 महीने पहले किसी को करोड़ों रुपए में बेचे जा चुके हैं। यह सुनकर राजीव सन्न रह गया। उस पर धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हुआ, सो अलग। सेठ जी ने साख बचाने के लिए अपनी कंपनी को गिरवी रखने की सोची, ताकि बाजार से लिया कर्ज चुकाया जा सके। पर यहाँ भी उन्हें दगा मिली। एक फर्म ने दावा किया और बाद में कागजात भी पेश किए, जिसके मुताबिक उन्होंने करोड़ों रुपए बतौर कर्ज लिए थे और 4 महीने में चुकाने का वादा किया था। देखते देखते सेठ जी का परिवार सड़क पर आ गया। उन्होंने सुनीता की शिकायत थाने में दर्ज कराई, पर वह कहाँ थी किसी को नहीं पता। पुलिस ने कार्यवाही के बाद बताया कि रमेश की तो शादी ही नहीं हुई थी, तो उसकी विधवा पत्नी कहाँ से आ गई। आज तक यह नहीं पता चला कि सुनीता कौन थी, पर उसने आशिक मिजाज बाप बेटों को ऐसी चपत लगाई कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे।